हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगी मैं पंकज जी आपसे। जिस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके के हालात है सर, आगे क्या नजर आता है? अभी 2 लाख तक पहुंच गए हैं, 2 लाख से आगे बढ़ गए हैं, आगे क्या हो सकता है? नंदिनी जी, कोरोना ने महंगाई के साथ इकरार कर लिया है जी। दोनों मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक बनेंगे। मुझे ऐसा लगता है कोरोना का ग्राफ जितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, पिछले कुछ दिनों में महंगाई भी उतनी ही बढ़ रही है। सरकार के आपके चैनलों के माध्यम से बयान सुनते हैं, लेकिन जब लोगों से बातचीत होती है और जो फीडबैक मिल रहा है तो स्थिति बहुत भयावह है। जी बिल्कुल। ऑक्सीजन सैचुरेशन कंसंट्रेशन मशीन जो है वो जितने की होती थी आज उससे 8-10-12 गुना है। जितनी कॉस्ट है उसका 1 महीने का किराया जो है वो लगभग उतना है जितने की उसकी कॉस्ट होती थी। और मजे की बात है कि आपको 2 दिन के लिए चाहिए, 4 दिन के लिए चाहिए, पर आपको महीने का ही किराया देना पड़ेगा। जी जी। तो ये इक्विपमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, आपकी दवाइयों की, इंजेक्शंस की, बाकी सब चीजों की बात कर रहा हूं। और ये हिंदुस्तान की फितरत है कि मजबूरी का फायदा उठाना जो है ये अपनी नैतिकता समझते हैं। लोग मजबूरी वो सोचते हैं इस समय नहीं कमाया। हर चीज महंगी मिल रही है, हर चाहे सब्जियां हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे अस्पताल का खर्च हो, चाहे ऑटो का किराया हो। आकाश जी, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। नौकरी पर तलवार लटक रही है और बाहर सब कुछ महंगा होता जा रहा है। जी हाँ, देखिए इस समय सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए यही है WPI इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन 7.4%। 8 साल का हाईएस्ट लेवल है ये होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का। अब आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या ये है, एक तरफ कमाई कम हो रही है, दूसरी तरफ खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। अब कोरोना की वजह से क्या है, जो हमारे 3 मेन सिटीज हैं कंट्री के, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जिनसे सारी कंट्री की इकोनॉमी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, उन तीनों सिटीज में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन या नाइट कर्फ्यू या पार्शियल लॉकडाउन, इस तरह की सिचुएशन है। अब उसकी वजह से देश की इकोनॉमी लड़खड़ाई हुई है, जिसकी वजह से लोगों की कमाई कम हुई है। एक तरफ खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, एक तरफ कमाई कम हो रही है। तो ये एक बहुत ही तकलीफदेह सिचुएशन है। इन इकोनॉमिक टर्म विच इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। द इकोनॉमी है स्टैग्नेटेड, द इकोनॉमी इज नॉट इंप्रूविंग और इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है जी। अब जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, लास्ट ईयर कोरोना शुरू हुआ था, लोगों के पास पीछे की रिजर्व या सेविंग थी, जिसके चलते हुए लोगों ने लॉकडाउन का पहला हिस्सा 1 महीने 2 महीने को कॉम्बैट कर लिया, बिकॉज दे हैड अर्लियर सेविंग। सबके पास कुछ ना कुछ रिजर्व थे। अब कोरोना की वजह से पिछले 1 साल में ज्यादातर लोगों की सेविंग या रिजर्व जो हैं वो वाइप आउट हो चुके हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में हर आम आदमी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंडिया का मानना है, एक कैश बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन के सामने खड़ा है। हमारी सरकार एफर्ट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी साहब की सरकार ने बहुत एफर्ट किए, इंसेंटिव दिए, स्टिमुलस पैकेजेस दिए, उसके अलावा बहुत अच्छे थीम्स इकोनॉमी को, बीइंग वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, जो बहुत अच्छे थीम्स दिए इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। बट कोरोना की मार ऐसी है कि इकोनॉमी संभल नहीं पा रही है। आपके सामने कुछ डेटा शेयर कर दूं, GDP ग्रोथ लास्ट ईयर जो 31 मार्च को खत्म हुआ है -8% प्रेडिक्ट की जा रही है। ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिसिट 9.5% के आसपास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी फंड नहीं है। तो आज हम एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन के सामने खड़े हैं। कमाई है नहीं है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, रिजर्व या पुरानी आपकी बचत जो है वो पिछले साल काफी होगी चुक गई है। तो आदमी करे तो क्या करे, ये बहुत ही एक जो है मैं कहूंगा एक चैलेंजिंग सिचुएशन एक आम आदमी के सामने खड़ी हुई है कि उसको टैकल कैसे करे। अब इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ नए आइडियाज, कुछ अनऑर्थोडॉक्स आइडियाज लाने होंगे, तभी जाके देश पार पाएगा। अभी तो आप देखिए, अगर और बढ़ते गए और भगवान न करे
अगर हम इफ वी आर पुश्ड इनटू अ कंप्लीट लॉकडाउन तो वेयर आर वी? देखिए, पिछले साल लोगों की फाइनेंशियल कैपेसिटी थी इन चीजों को कुछ हद तक बिल्कुल, absorb करने कुल की। मिलाकर जो कंप्लीट लॉकडाउन का डर है वो अभी लोगों के मन में है। और अभी पंकज जी, लोग कंप्लीट लॉकडाउन से भी डर रहे हैं और लोग यहाँ पर कोरोना से भी डर रहे हैं। लोगों को घरों से बाहर पैसे कमाने के लिए भी जाना है और कोविड से भी बचना है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक दुविधा है लोगों के लिए कि अब पैसे कमाने के लिए घरों से निकले या कोविड से बचने के लिए घरों में बैठे, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनकर तैयार खड़ा हो गया है। देखिए नंदिनी जी, आप और हम केवल डरते हैं कोरोना से। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि लोग कोरोना से डर रहे हैं। जी। जो चारों तरफ जो पिक्चर्स देख रही है, चुनावी रैलीज देख रहे हैं, बिल्कुल, जो आपके कुंभ का मेला देख रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जो आप शादी ब्याह, कॉलेज, जी। स्कूल, बाजार, मंडियां, जी, ठीक है, जहां देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना से थोड़ा बहुत भी जनमानस डरा हुआ है। बिल्कुल नहीं डरा हुआ है। कोई खौफ कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। केवल अगर डर है तो अब केवल इस बात का डर है कि लॉकडाउन ना लग जाए, वरना उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, वो सब लोग इस बात को मान चुके हैं कि कोरोना आएगा और जिसकी जैसी किस्मत होगी वैसा उसके साथ हो जाएगा। कोई भी आप देखिएगा, चाहे आपका वैक्सीनेशन का पड़ाव देख लीजिएगा, चाहे आप बाजारों में भीड़ देख लीजिएगा, केवल आप सरकारी डंडे से कि आप 2 दिन का कर्फ्यू कर दीजिएगा, 1 दिन का कर्फ्यू कर दीजिएगा, उसका प्रभाव भी केवल टीवी तक ही नजर आता है। आप लोग जब टीवी में दिखाते हैं तो उस समय कर्फ्यू जैसी स्थिति नजर आती है, और आपका जब कैमरा वहां से हट जाता है, जब पुलिस को लोग वहां हट जाते हैं, तो वैसा ही माहौल, शादीनुमा माहौल जो है, खुशनुमा माहौल पूरी जगह पर होता है। ये बिल्कुल कंटोनमेंट जोन, लोकल, ये सब यूजलेस चीजें हैं। जैसे आप व्यवस्था करते हैं कि जैसे जैसे व्यवस्था करते हैं कि शनिवार इतवार को कर्फ्यू लगेगा, अब वहां पे क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश कह रहा है कि केवल इतवार को लगेगा, तो लोग क्या करेंगे? दिल्ली, नोएडा, आसपास के जितने भी लोग हैं वो पार्टी करने के लिए कहां चले जाएंगे? शनिवार को वो नोएडा चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो साधन, जो हाफ हर्टेडली जो प्लानिंग्स हो रही हैं, उससे कुछ नहीं हो रहा। चलिए मैं पंकज बिल्कुल जी, इस मैं बात आपके नहीं पास रखता वापस कि लौटूंगी। लोग हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हिसार से जुड़ गए हैं, जरा उनसे हिसार के हालात जान लेते हैं। हिसार अनूप, एक तरफ हिसार में भी मामले लगातार बढ़ते हुए और महंगाई भी चरम पर है, फिलहाल आप मुझे ओवरऑल स्थिति बताएं। बिल्कुल नंदिनी जी, हम पहले कोरोना की बात कर लेते हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 289 नए मामले सामने आए हैं, जो अपने आप में एक चिंता की स्थिति पैदा करते हैं। इसके अलावा प्रशासन ने अब कोरोना को देखते हुए और तैयारियां शुरू कर दी है। उन्होंने जो कोविड सेंटर बनाने की जरूरत महसूस हो रही तो उसको लेकर के जो सामाजिक संस्थाओं के स्थान है, चाहे वो धर्मशाला है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है, तो उनको भी चिन्हित करना शुरू कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी और महामारी ज्यादा फैली तो कोविड सेंटर बनाने के लिए उन स्थानों को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा हम अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दोनों बातें हैं यहाँ। कोरोना के लिए जिस प्रकार हम हमारे सुन रहे थे प्रवक्ता को कि अगर हम कमाने के लिए लोग बाहर निकलते हैं तो उनको कोरोना का डर है, और अगर वो घर पर कोरोना के डर से बैठ जाएं तो उन्हें फिर कमाई का भय सताता है। तो ऐसे में एक बड़ी असमंजस की स्थिति लोगों के सामने है। जी चलिए अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जैसे कि पंकज जी कह रहे हैं, वो बात वाकई बहुत ज्यादा गंभीर है और हम भी इत्तेफाक रखते हैं उस बात से। पंकज जी, आप लगातार यही कह रहे हैं कि लोगों के मन में डर सिर्फ टेलीविजन पर नजर आता है या पुलिस के सामने लोग डरते हैं, वरना वो कोरोना को बिल्कुल उसी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे ये हमारे जीवन का हिस्सा है और इससे तो हमें ग्रसित होना ही है। और लोग इसीलिए मास्क नहीं पहन रहे हैं, डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह है पंकज जी कि आज मामले एक दिन में 2 लाख से प्लस आ रहे हैं और अब डर ये लग रहा है कि कहीं इससे ज्यादा ना बढ़ जाएं। देखिए, मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता कि आंकड़ा 2 लाख का है। हमने जितने टेस्ट किए उसमें से 2 लाख निकल कर आए। बिल्कुल बिल्कुल जी। जो हमने टेस्ट नहीं किए उसको आप ये मान के चलिएगा कि इस समय ये आंकड़ा 2 लाख का नहीं 20 लाख का आंकड़ा प्रतिदिन के करीब एक्सपेक्टेड है। जी। मैं अनेक इतने लोगों को जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि जब उनको ये कहा जाता है कि कोरोना का टेस्ट करा लीजिएगा तो वो क्वारंटाइन होने से, बाकी सब चीजों से बहुत दिक्कत महसूस करते हैं।
मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। 67 साल के एक आदमी ने वैक्सीन ली 30 तारीख को जी। उसके बाद उसने मुझे फोन पर कहा कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा भी तुम्हारे को एक नंबर मिला होगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करिएगा, आपके एरिया में तो आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद उन्होंने कांटेक्ट किया, उनको दवाई की बातचीत चली, दवाई वगैरह उनको दी गई। उसके बाद उनको 3 तारीख को हालत उनकी खराब हुई, काफी हालत खराब हुई। तो मैंने उनको कहा कि आप अपना कोरोना का टेस्ट करा लीजिएगा। कोरोना का रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आया। उसके बाद व्यथा शुरू होती है कि उनको एडमिशन कहीं नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बेड्स नहीं है हॉस्पिटल में। उनके 2 बेटे हैं, दोनों आर्मी में हैं और 2 दामाद है कर्नल आर्मी में है। उसके बावजूद भी उनको इस भीड़ देख के, बाकी देख के टाला गया। मैंने गुड़गांव के कुछ हॉस्पिटल्स में उसको दाखिल कराने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जी पोस्ट वैक्सीनेशन कॉम्प्लिकेशन का केस है, इसलिए उसका दाखिला नहीं होगा उसमें। तो इस तरह की अनेकों प्रताड़नाओं से पूरा समाज गुजर रहा है और गुजरेगा। जी जी जी। कागजों में और आपके चैनलों में बहुत अच्छी व्यवस्था नजर आ रही है, यथार्थ इसके बिल्कुल विपरीत है। जी आकाश जी, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए अभी क्या है, कंट्री को जो रिक्वायरमेंट है, और मैं लगातार ये तमाम, आप सब जानते हैं मैं तमाम नेशनल चैनल से अपीयर होता हूँ, मैं रेगुलरली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वी शुड हैव अ कंप्लीट लॉकडाउन। इस समय जो है लास्ट ईयर हमने लॉकडाउन लगाया, अब हमें कंप्लीट लॉकडाउन की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज मैं इकोनॉमिस्ट होते हुए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हुए सारा देश मुझे देखता है, उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि आज हमें सबसे पहले जिंदगियां बचानी है। हमारा सबसे कॉस्टली एसेट हमारे बैंक डिपॉजिट, हमारे शेयर्स, हमारी रियल एस्टेट नहीं है, हमारी लाइफ्स हैं। तो आज की तारीख में मेरे हिसाब से इकोनॉमी का अगर नुकसान भी होता है, उसके बावजूद वी शुड गोइंग फॉर अ कंप्लीट लॉकडाउन। कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो हमें सोल्यूशन देगा। अदरवाइज आप सिचुएशन ऐसी तरफ पड़ रहे हैं कि वी डोंट हैव बेड्स, वी डोंट हैव ऑक्सीजन, वी डोंट हैव वैक्सीनेशन, वी डोंट हैव इंजेक्शन, किसी तरह की फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है। हर तरह की डेफिशिएंसी हमारे सामने आ रही है। और इस डेफिशिएंसी का, और सबसे बड़ी बात जो है, I have been regularly appealing on all leading channels to our politician friends with folded hands. नेताओं से, हमारे जो पॉलिटिकल मित्र हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के हर चैनल पे अपील कर रहा हूं कि प्लीज पॉलिटिकल रैलीज में 40,000, 50,000 लोग, चाहे किसी पार्टी के, यहाँ रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, वो इकट्ठे करना बंद कीजिए। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं जो रैलीज हो रही हैं, शादी ब्याह हो रहे हैं, ये समारोह हो रहे हैं, जो गैदरिंग्स हो रही हैं, ये एक कहीं ना कहीं बहुत गलत संदेश पूरे समाज में देते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ भी नॉर्मल नहीं है। हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़ गए हैं झज्जर से, सबसे पहले उनसे झज्जर की स्थिति जान लेते हैं। रमाकांत, बीते 24 घंटे में झज्जर में कितने मामले और महंगाई को लेकर लोग कितने परेशान? अगर मैं 24 घंटों की बात करूं तो 125 मामले सामने आए, वहीं 44 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। अगर एक्टिव मामले की बात करें तो 685 एक्टिव मामले हैं, वहीं 619 लोगों को होम आइसोलेट और 48 लोगों को अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। जब हमारी सीएमओ दैया से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से सतर्क है, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था जो है मरीजों की, वो पूरी तरह से पुख्ता है। ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर है, झज्जर में इस तरह की कोई भी कमियां नहीं है। अगर हम महंगाई की बात करें तो कल ही हमारी दुकानदारों से, कल भी और आज भी दुकानदारों से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा अगर लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो जाहिर सी बात है जो मिडिल ऑर्डर जो दुकानदार है वो कहीं ना कहीं सख्ते में आ जाएंगे और भुखमरी की कगार पर आएंगे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार को सख्ती बरतने की आवश्यकता है, आम लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। लॉकडाउन की स्थिति कहीं भी पैदा होती है तो मिडिल क्लास जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं भुखमरी की कगार पर आ जाएगा। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, लगातार कह रहे हैं कि लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन जैसे निरंतर मामले हरियाणा के बढ़ते जा रहे हैं उससे चिंता के विषय लगभग है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से सटा हुआ है झज्जर, वहीं गुरुग्राम भी लोग जाते हैं। 10,000 से ज्यादा लोग डेली अप डाउन करते हैं। बॉर्डरों पर ना तो कोई पुलिस कर्मचारी यहाँ पर है। अगर आप सब्जी मंडी की बात करें, अनाज मंडी की बात करें, आज भी हमने बाजारों की जब खबरें की तो बिना मास्क लगाकर लोग खुलेआम घूम रहे थे। जब हमने लोगों से जानना चाहा कि आखिर में आपको कोरोना का भय नहीं है तो नंदिनी वो हमारा ही हाथ से उड़ाने लगे कि आप जाइए रैलियों में बात करिए।
करें ना कि रैलियों में लगातार बड़ी बड़ी पश्चिम बंगाल है, असम है, वहां पर रैलियां हो रही है, या किसान वहां पर बॉर्डर पर बैठे हैं, क्या उनको कोरोना नहीं है? हमें बाजार में आने से कोरोना क्यों हमें कोरोना का खतरा मंडरा रहा है? तो इस तरह की जो लोगों की भ्रांति है वो सरकार को या प्रशासन को उनके दिमाग से निकालना होगा और सख्ती की आवश्यकता है। अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये जो संदेश पंकज जी जा रहा है इन रैलियों के जरिए, चाहे कुंभ मेलों के जरिए, चाहे किसानों के आंदोलन के जरिए, लोगों के बीच में संदेश यही जा रहा है कि ये जो सारे बैठे हैं, ये जो गैदरिंग्स हो रही हैं, क्या इनमें कोरोना नहीं है? बस हमें डराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि अगर आप अपनी कार में हैं और मास्क नहीं पहनेंगे तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा, आपके ऊपर एक्टिव कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ये तो कह रही है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उन आईएएस ऑफिसर्स, उन आईपीएस ऑफिसर्स, उन राजनेताओं को जो इस तरह की रैलीज की परमिशन दे रहे हैं, जो अपने साथ 40, 50 हजार, 2 लाख लोगों की गैदरिंग लेके चल रहे हैं और शरेआम टीवी पर देखा जा रहा है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? जी जी, आप प्रधानमंत्री जी बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि इससे बड़ी लार्जेस्ट रैली नहीं हुई। ये बहुत ही बड़ा विषय है, इस पर हम दोबारा से चर्चा करेंगे। आप दोनों के पास में वापस लौटूंगी, अभी से जरूर हमें कुछ हो जाएगा। आई थिंक अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को मैं जरूर एड्रेस करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनकी प्रायोरिटी ये है कि मजदूर भाइयों को ये कंफर्ट दिया जाए कि उनको भोजन या उनके स्टे की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी। मजदूर भाई पिछली बार माइग्रेट क्यों किए थे? वो इसलिए माइग्रेट किए थे, उनके मन में ये डर था कि इधर हमारी कमाई बंद हो गई, हमें भोजन कहां से मिलेगा, हमारे ठहरने की व्यवस्था कहां से होगी। इस वजह से हमारे मजदूर भाइयों को मीलों चलना पड़ा था। मैं उस टाइम बैक टू बैक टीवी शोज कर रहा था सारे नेशनल चैनल से। वो बहुत तकलीफ की बात थी, वो हमारे लिए, पूरे देश के लिए शर्म की बात थी कि हमारे मजदूर भाई जो देश की बुनियाद है, उनको 2-2, 3-3 दिन, 6 दिन चलना पड़ा था। तो आई थिंक इट्स द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दे मस्ट एड्रेस आवर लेबर फ्रेंड्स। और लेबर अगर माइग्रेट करती है, आकाश जी, लेबर अगर माइग्रेट करती है तो यहाँ पर परेशानी जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, या मैं कहूंगी बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं, उनके लिए परेशानियां हो रही है कि लेबर नहीं है तो फैक्ट्रियां चल। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, लेबर ही तो फैक्ट्री का बेस है, इसी कह रहा हूँ। लेबर माइग्रेट करती है, एक तो लेबर का नुकसान है, उनके लिए तकलीफ है। दूसरा, इकोनॉमी बिल्कुल रुक जाएगी, क्योंकि लेबर माइग्रेट करती है तो पिछली बार भी आपको याद है उनको वापस आने में बहुत समय लग गया था। कुछ लोग खेतों में वहां काम में लग गए थे, तो इकोनॉमी और डिरेल हो जाती है। तो इसलिए अब हमें चीजें प्लानिंग के साथ करनी होगी। देखिए, पिछले लॉकडाउन का एक्सपीरियंस हमारे पास है, तो उस एक्सपीरियंस से वी मस्ट लर्न सर्टेन थिंग्स। अब हमें सीखना चाहिए उस एक्सपीरियंस से कि क्या क्या कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर किया जाए, उन चीजों को एड्रेस किया जाए, ताकि वो कमियां जो है, ना तो हमारे गरीब आदमी को जो तकलीफ हो, ना ही इकोनॉमी उस तरीके से जो है क्रैश करे या क्रैक करे। बिकॉज अब हमें जो है डिसीजन बड़े मैच्योरिटी के साथ और एक्सपीरियंस के साथ लेने होंगे। सरकार ने अपनी तरफ से पिछले बार भी एफर्ट किए थे, सरकार अब भी एफर्ट कर रही है, बट कोरोना की वेव के लिए हमें लॉकडाउन के साथ साथ सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन में चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे डिस्टेंसिंग हो, इन चीजों को स्ट्रिक्टली हम सबको फॉलो करना होगा। अदरवाइज जो है, आज की तारीख में हमारा सिस्टम जो है किसी भी समय क्रैश होने की तरफ, किसी भी समय तकलीफ की तरफ, दिक्कत की तरफ जो है वो बढ़ सकता है। जहां तक बात है इलेक्शन रैलीज की, तो मैं अगेन यही कहूंगा कि ऑनलाइन किया जाए। उस समय मेरी बात अधूरी रह गई। आज जब बड़े से बड़ी मीटिंग, बड़े से बड़े डिसीजन, बड़े से बड़े इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर किए जा रहे हैं, तो मेरे राजनेता मित्रों से मेरे हाथ जोड़ के विद फोल्डेड हैंड्स आई एम रिक्वेस्टिंग अक्रॉस पार्टी कि आप लोग ऑनलाइन जो है अपने वोटर्स को जो है, आप ऑनलाइन जो है पब्लिक से कैनवेसिंग, कैंपेनिंग क्यों नहीं करते? ऑनलाइन इन चीजों को किया जाए। जो आपने मैसेज देना जरूर दीजिए, लेकिन जो है लेट इट बी ऑनलाइन, क्योंकि 50-50 हजार लोगों की जो भीड़ इकट्ठी होती है, कई बार इस तरह की रैलीज में ईटेबल या सॉफ्ट ड्रिंक्स या चाय की व्यवस्था भी होती है। अब आप देखिए, अगर कम्युनिटी कुकिंग होगी, इतने लोगों के लिए भोजन या स्नैक्स एक साथ तैयार किए जाएंगे, तो किस तरह का जो है उसके अंदर जो है संक्रमण की या इन्फेक्शन की जो है कैपेसिटी बढ़ सकती है। सिमिलरली आज जो हमारे मजदूर भाइयों में पैनिक देख रहे हैं हम,
कि इकट्ठे होकर जब फ्लॉकिंग टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन, बिल्कुल माइग्रेट हो रहे हैं जब, तो वो यहाँ अगर दिल्ली से जा रहे हैं तो दिल्ली के केसेस बिहार पहुंच रहे हैं, यानी दिल्ली में तो स्थिति खराब है ही, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में जो माइग्रेंट्स, जो लेबर पहुंच रही है वो अपने साथ कोविड लेकर जा रही है, तो पूरी कंट्री में जो है ये चेन फैल रहा है माइग्रेशन से भी, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। पंकज जी, सरकारें हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, अगर आप मुख्यमंत्री से या सरकार से बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं यही आश्वस्त करते हैं कि बेड्स की कोई कमी नहीं है और अस्पताल सभी जो है सारे वहां पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कोई टेंशन की बात अभी नहीं है। लेकिन जब धरातल स्तर पर सच्चाई सामने आती है और इस तरह की जो स्टोरीज आ रही हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बेड्स खत्म हो गए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा होता है। देखिए नंदिनी जी, पूरे हरियाणा का जो रेवेन्यू है उसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू गुड़गांव से जाता है, गुड़गांव जिले से जी। और गुड़गांव जिले के सिविल सर्जन साहब बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हमने 2000 से ज्यादा कोरोना के बेड्स अवेलेबल करा दिए हैं। लेकिन साथ में जब वो ये कहते हैं कि सरकारी बेड जो है वो 48 या 50 के करीब है और उसमें से भी 4 वेंटिलेटर्स हैं और वो रूटीन के पेशेंट्स के लिए रखे गए हैं, तो ये बताइएगा कि ऊंट के मुंह में जीरा है या नहीं है। अब वो डंडा घुमा के प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे गुड़गांव में या दिल्ली एनसीआर में या आसपास पूरे हरियाणा में पेशेंट जा रहे हैं, उस हिसाब से अगर 4 वेंटिलेटर हैं या ये कह रहे हैं 45 बेड्स हैं, तो वो तो कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग अभी की सिचुएशन के हिसाब से। तो फिर जी हाँ, तो अभी तक जो है, मैं जब ये सरकार पिछली बार आई थी तब से मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हुआ था। 500 बेड का अस्पताल पिछली जब सरकार आई थी 5 साल पहले तब बनने के लिए हुआ था। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई प्रायोरिटी केवल कागजों में ही प्रायोरिटी है। अब देखिएगा, एक आदमी भिखारी है और उसको 5 रुपए दे दो और बड़े खुश हो जाओ मैंने 5 रुपए दे दिए, उससे 5 रुपए से उसकी भोजन की व्यवस्था तो नहीं हो सकती ना। कितने दिन एक समय का बिस्कुट का पैकेट भी, एक चाय भी नहीं मिलेगी उसको 5 रुपए में। स्वागत है आपका खास पेशकश में, मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। कोरोना काल में लोगों के आय के संसाधन सीमित हो रहे हैं, ऐसे में हर कोई 2 पैसे की बचत करने में जुटा है, लेकिन हर रोज बढ़ती महंगाई में लोग चाहकर भी बचत नहीं कर पा रहे हैं और वहीं सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बीते 1 साल से जहां आम आदमी कोरोना से परेशान है, तो वहीं बढ़ती महंगाई दर ने उसकी कमर को तोड़कर रख दिया है। एक तरफ कोरोना देश में तेजी से फैल रहा है तो दूसरी ओर महंगाई आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में खुदरा महंगाई दर मार्च में 5.52% हो गई है, जो इससे पहले फरवरी में 5.03% थी। ग्रामीण भारत में भी लगातार तीसरे महीने खाद्य महंगाई दर बढ़ी है। जनवरी 2001 में महंगाई दर 1.96% थी। फरवरी 2001 में ये महंगाई दर 3.87% हो गई। तो वहीं मार्च 2021 में महंगाई दर 4.97% रही थी। देश में खाद्य वस्तुओं के दाम में इजाफा होने से बीते मार्च में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.52% हो गई। वहीं फरवरी में खुदरा महंगाई दर 5.03% दर्ज की गई थी। ये आधिकारिक आंकड़े सोमवार 12 अप्रैल को केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी किए गए। खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर मार्च में बढ़कर 4.94% हो गई, जो फरवरी में 3.87% थी। मार्च के महीने में देश का थोक मूल्य सूचकांक 7.39% पर पहुंचा। थोक महंगाई की दर का पिछले 8 साल में ये सबसे ऊंचा स्तर है। फरवरी 2021 में थोक मूल्य सूचकांक 4.17% पर था। ईंधन और बिजली की कीमतों में तेजी के चलते थोक महंगाई दर बढ़ी। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की कीमतों में आया उछाल भी जिम्मेदार। मार्च में फ्यूल एंड पावर सेक्टर का इन्फ्लेशन बढ़कर 10.25% पर पहुंचा। फरवरी में यह महज 0.58% रहा था। प्राइमरी आर्टिकल्स में इन्फ्लेशन की दर में भी 3 गुने से ज्यादा की तेजी देखी गई।
ये फरवरी 2021 के 1.82% के मुकाबले मार्च में 6.40% पर जा पहुंची। खाने पीने की चीजों के थोक के दामों में भी मार्च के महीने में 5.28% की बढ़ोतरी हुई। फरवरी में ये 3.31% थी। रसोई गैस की कीमतों में 10.30% की बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल की कीमत में भी 18.48% की बढ़ोतरी हुई। हाई स्पीड डीजल के दामों में 18.27% की कमी आई। खाद्य पदार्थों में धान की कीमतें 1.38%, दाल दलहन 13.14% बढ़ी। फल 16.33%, दूध 2.65% और नॉनवेज में 5.38% की बढ़ोतरी हुई। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की कीमतों में फरवरी के दौरान 5.81% की तेजी देखी गई थी। मार्च में इन उत्पादों के दामों में 7.34% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का थोक मूल्य सूचकांक में 64% वेटेज होता है। इनकी कीमतों में बढ़ोतरी का थोक महंगाई दर पर काफी असर पड़ा। गोहाना में नवरात्रों के प्रारंभ के साथ साथ फलों, पूजा की सामग्री, व्रत में खाए जाने वाले सभी चीजों के दामों में भी इजाफा हो गया। फलों से लेकर पूजा की सामग्री में 20 से 30% बढ़ोतरी दर्ज की गई। नवरात्र में श्रद्धालु फलों के अलावा आलू से बनने वाली चिप्स, चौलाई, कुट्टू का आटा का सेवन करते हैं, जिसके चलते सभी चीजों के भाव आसमान छू रहे हैं। मांग बढ़ने के साथ ही आने वाले दिनों में फलों के दाम और बढ़ सकते हैं। ऐसा जी सारे फलों में ही तेज चल रही है जी। फिलहाल 1.5 भाव सब में बढ़ा हुआ जी। जो पहले केले 50 से 70 हो गए हैं, जो अंगूर 70 से 100 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। अब ये नवरात्रि करके है, बहुत ज्यादा ही महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हम खुद परेशान हैं, इतना महंगा फ्रूट हम कस्टमरों को देते हैं, कस्टमरों की भी बजट खराब हो रहा है और हमारी दुकान का बजट भी खराब हो रहा है। गोहाना की पुरानी सब्जी मंडी में दुकानदारों की माने तो नवरात्रि पर्व शुरू होते ही बाजार में हवन में पूजा अर्चना के लिए प्रयोग होने वाली सामग्री से लेकर व्रत में खाने का सामान और फलों में तेजी देखने को मिल रही थी। 2-3 दिन में भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बाजार में यहाँ पूजा सामग्री के दाम बढ़ गए, वहीं फलों के दाम भी आसमान छूने लगे। दाम बढ़ने से लोगों की जेब पर अलग से बोझ पड़ रहा है। कई दिन से जो लगातार नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, पीछे से माल की गाड़ी जो है कम आ रही है और पीछे माल की कमी होने के कारण जो है उत्पाद में कमियां हैं और यहाँ जो है माल पूरा नहीं हो रहा। तो नवरात्रि जैसे हर माल में जो है महंगाई, जैसे केला था, पहले केला 50 रुपये दर्जन आम बिकता था, अब केला 70 रुपये दर्जन हो चुका है। बहुत कम से कम 30 से 40% का महंगाई में बढ़ी हुई है। और अभी यही लगा लो आप, जैसे मस्टर्ड ऑयल था, मस्टर्ड ऑयल 90 रुपये लीटर होता था, अब 140 रुपये लीटर है। अभी ये रिफाइंड का बात करो, रिफाइंड पे 80 से 95 रुपये होता था, अब 150 से 160 रुपये है। ग्राहक बहुत कम है, पहले ग्राहक थे, अब बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, दूसरी ओर महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक इस बढ़ती महंगाई पर लगाम लग पाती है और कब हमें और आपको कोरोना से छुटकारा मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एक तरफ जानलेवा कोरोना, वहीं दूसरी तरफ ये महंगाई लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज वत्स जुड़े हैं और अर्थशास्त्री जुड़े हैं हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आकाश जिंदल